हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो बच्चों, आज हम लोग विज्ञान की कक्षा में शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 11, जिसका नाम है धातु और अधातु, यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है, मेटल्स मतलब आपका धातु। क्या होता है? धातु बहुत ठोस पदार्थ होता है। ठीक है, ये बहुत ही चमकदार भी होते हैं, जैसे कि लोहा है, ठीक है, सोना है, हीरा है, ये सब आपके धातु होते हैं बच्चों। और धातु की एक और विशेषता होती है, ये ना विद्युत का बहुत ही अच्छा संचालक होता है। पर वहीं दूसरी तरफ अगर आप अधातु की बात करते हो, यानी कि नॉन मेटल्स की, तो वो पूरा का पूरा जो जो चीजें आपने धातु में देखी हैं, वही इसका उल्टा हो जाएगा। अधातु चमकदार नहीं होते हैं, और अधातु हमारे तीनों पदार्थों में हमारे पास होते हैं। वो आपके ठोस भी हो सकते हैं, द्रव्य भी हो सकते हैं, ठीक है, और आपके तरल में भी होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो हमारे अधातु होते हैं, ये विद्युत के अच्छे संचालक नहीं माने जाते। तो बच्चों, इनके बारे में और अच्छे से और विस्तृत जानकारी हमें तब प्राप्त होगी जब हम इस अध्याय को पढ़ेंगे। तो चलिए जल्दी से इस अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं हमारे एक्सपर्ट के साथ। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपकी साइंस एजुकेटर आपके लिए लेके आई हूँ आपका चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है धातु और अधातु, यानी कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये रेज होता है कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो ये चीजें तो हमें पता है कि आपके जैसे कि आपका स्टील हो गया, आपका कॉपर हो गया, ये सब चीजें क्या है, ये आपकी मेटल्स की बनी हुई है। अगर मैं बात करूँ प्लास्टिक की बात करूँ या किन्हीं और चीजों की बात करूँ, पेपर की बात कर लेती हूँ, चलो तो ये सब क्या है, ये नॉन मेटल्स है। लेकिन बच्चों, ये जो आप क्लासिफिकेशन करके बैठे हुए हैं, यहाँ पर आपका कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल केसेस तो होंगे। और उसके साथ साथ हम जब नॉन मेटल्स की बात करें तो सिर्फ हम यहाँ पर प्लास्टिक या कागज, क्या पता वो चीजें सिर्फ हो भी ना, हम किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से ही नॉन मेटल्स की बात कर रहे हो। तो चलिए देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में ऐसा, जिसके ऊपर हमारा पूरा का पूरा एक चैप्टर ही हो गया। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर ये बताया गया है कि विश्व में लगभग सभी स्थानों पर धातुएं पाई जाती हैं। इनकी मजबूती व स्थिरता के कारण इनका प्रयोग पुल और भवन आदि के निर्माण में किया जाता है। ये चीज तो आपको पता ही है कि आपका स्टील इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जो आपकी धातु है। अगर मैं स्टील की बोलूँ, आप बहुत सारी चीजें बोल सकते हो, अगर मैं इसको इंक्लूड करूँ तो आप क्या कहेंगे कि ये तो बहुत ज्यादा मजबूत है और इसे हम पुल भवन आदि बना सकते हैं। धातुओं से बहुत सी अन्य वस्तुएं जैसे आभूषण, विद्युत तार, कार, हवाई जहाज, बाइक, स्कूटर, सिक्के, घर में प्रयोग होने वाले बहुत से सामान आदि बनाए जाते हैं। पर पारे को छोड़कर अन्य सभी वस्तुएं कमरे के ताप पर ठोस होती हैं। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है तथा ये ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको धातु के बारे में बहुत सारी चीजें बताई गई है। और यहाँ पे देखिए, पारे बोला गया है। पारे क्या होता है? ये आपका होता है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का मतलब क्या होता है कि आपने नॉर्मली देखा होगा कि जो आपके थर्मामीटर होते हैं मैनुअल, आजकल तो इलेक्ट्रिक वाले चल रहे हैं, ठीक है, बैटरी वाले, लेकिन अगर वहां पर आप देखेंगे कि आपका जो थर्मामीटर होता है, अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वो बढ़ता है, और वो इस तरीके से करे तो इधर ट्रैवल करता है, ऐसे करे तो इधर ट्रैवल करता है। यानी कि क्या है कि वो आपका लिक्विड, ये क्या कहा गया, पारे को छोड़कर अन्य जो वस्तु, वो कठोर नहीं, आपका फ्लूइड टाइप स्ट्रक्चर उसका होता है। इसके साथ साथ जो आपके मेटल्स है उनमें एक अपनी चमक होती है, और वो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी और हीट को वो ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ पर ये देखिए कि हमसे ये भी कहा गया है कि आप आभूषण भी बना सकते हैं। तो हाँ जी बच्चों, पहले जो आपका कॉपर है इसके आभूषण भी है, और अगर हम आभूषण की बात करें तो सिल्वर और जो आपका गोल्ड है वो भी आपका काइंड ऑफ मेटल ही होगा। आधे बच्चों को शायद पता हो, पर कुछ बच्चों को शायद ना पता हो कि हम मेटल्स में आपके गोल्ड और सिल्वर को भी ऐड ऑन करते हैं। प्रकृति में बहुत सी धातुएं भी पाई जाती हैं आदित्य। अब देखिए, आधातुओं के बारे में क्या कहा गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस से मिलकर पृथ्वी के वायुमंडल का 99% भाग बनाती है। कार्बन आधातु अन्य तत्वों की तुलना में अधिक यौगिक में पाया जाता है। अन्य तत्वों के संयोजन की तुलना में अधिकतर आधातु विद्युत की कुछ चालक होती है, कि जो आपके नॉन मेटल्स है वो बैड कंडक्टर ऑफ क्या है, किसके, विद्युत के, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के, वो अपने अंदर से विद्युत को ट्रांसफर नहीं करते हैं। और उसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि आधातु के किस, हम कागज, प्लास्टिक, इन सब चीजों की बातें कर रहे थे, लेकिन हमें यहाँ पे क्या देखते हैं, जिनमें हमें देखते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, जिन्हें हम गैसियस फॉर्म में लेते हैं, जो अगर मेटल नहीं है, गैसेस ही चाहिए, तो नॉन मेटल कैटेगरी से कन्वर्ट हो रहा है ना वो, इस तरीके से।
अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि हम बात करेंगे धातुओं की यानी कि मेटल्स की। लगभग 90 धातुएं हैं। सभी धातुओं के कुछ निश्चित सामान्य भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं। टोटल आपके पास 90 मेटल्स है और हम देखेंगे उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज को। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है कि आपको उसे देखने से क्या पता चलता है। हम कहते हैं ना कि इस पर्सन का फिजिक बहुत अच्छा है। तो हम यहाँ पे किसकी बात करने वाले हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करने वाले हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आती है भौतिक स्टेट यानी कि भौतिक अवस्था। पानी को छोड़कर सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, इसलिए सामान्य परिस्थितियों में अपने आकार को बनाए रखती है। धातुओं को गलनांक कुछ होता है। उदाहरणतः तांबे का गलनांक 1083 डिग्री है, जबकि लोहे का गलनांक 1535 डिग्री सेल्सियस होता है। आप यहाँ पर क्या देखेंगे बच्चों की जो आपका मेटल है जनरली, अभी मैंने गोल्ड इयरिंग पहना हुआ है तो ये देखिए इसने अपना रूम टेम्परेचर पर अपनी शेप नहीं बदली है और मैं इसे प्रेस कर रही हूँ तो ये अपनी शेप भी नहीं बदल रहा। तो इससे मुझे ये समझ में आ गया कि जो फिजिकल स्टेट होगी वो कैसी होगी, वो स्ट्रांग हो गया, वो अपनी शेप को नहीं चेंज करेगा। और अगर मैं शेप को चेंज कराना चाहूंगी तो आपने देखा ना लोहार कितनी तेज से मारता है तब जाके जो आपके लोहे की शेप बदल पाती है। तो उनका जो वो है टेम्परेचर, हीटिंग टेम्परेचर वो बहुत ज्यादा हाई है। 1083 डिग्री सेल्सियस आपका तांबे का और अगर हम बात करें लोहे की तो उसका 1535 डिग्री सेल्सियस। अब हम बात करते हैं लस्टर की। तो सोना आपका है वो चमक रहा है यानी कि जो आपके मेटल्स होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, वो चमकदार होते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे आघात वर्धनता यानी कि मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी का मतलब ये होता है बच्चों कि आपका जो मेटल है आप उसे पतली चादर में कन्वर्ट कर दे। तो जो मेटल्स आपके कन्वर्ट हो जाएंगे उनके पास मेलेबिलिटी है और जो नहीं होंगे उनके पास मेलेबिलिटी नहीं है। धातुएं आघात वर्धनीय होती है। इसका अर्थ ये है कि धातु को पीट कर उनकी पतली चादर बनाई जा सकती है। लोहार लोहे को पीट कर पतली चादर बना देता है जिसका बाद में कई वस्तुओं को बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो अगर आप किसी भी मेटल को उसकी मतलब कैपिटल है उसकी पतली चादर बनाते और जो कि बनती है तो क्या है उसकी कौन सी प्रॉपर्टी है आघात वर्धनता यानी कि मल्लेबिलिटी। अब हम बात करते हैं तन्यता की यानी कि डक्टिलिटी की, यानी कि जब आप अपने मेटल्स के तार बनाते हैं तो जब अभी हमने यहाँ पे चादर बनाई थी तो ये आपका मेलेबिलिटी बना। जब हम इसके तार बना देंगे तो ये तन्यता बनेगी। धातुएं तन्य होती है। धातुओं को खींचकर तार बनाने के गुण को तन्यता कहते हैं। हम सोने चांदी तांबे एल्यूमिनियम और लोहे को तन्य कह सकते हैं। अगर आप अपने केबल्स देखेंगे तो जनरली उसमें कॉपर के ही तार होते हैं। ठीक है, ये हम सब ने तांबे एल्यूमिनियम व लोहे से बनी तारों को देखा है। हमारे घरों में बिजली की फिटिंग में तांबों की तारों का प्रयोग किया जाता है। तांबा इज योर कॉपर। आगे हम बात करते हैं सुचालकता की, कंडक्टिविटी की। तो जैसा कि हमने भी डिस्कस करा था कि ये आपके क्या है, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज हीट, यानी कि ये विद्युत के भी आपके सुचालक है और आपके ऊष्मा के। आगे बात करते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है। शीघ्रता से एक सिरे से दूसरे सिरे पर ऊष्मा को भेजती है, लेकिन विभिन्न धातुएं ऊष्मा संचालक में अलग अलग समय लेती है। धातुएं विद्युत की सभी सुचालक होती है, सोना चांदी तांबा। यानी कि हम ये तो कह रहे हैं कि गुड कंडक्टर्स है, सुचालक है, लेकिन अपने अपने टाइम पर है कि कौन जल्दी हीट को आगे पहुंचा रहा है, कौन जल्दी वो इलेक्ट्रिसिटी को आगे पहुंचा रहा है और कौन आराम आराम से पहुंचा रहा है, इस तरीके से। तभी तो तांबे का देखिए वो भी आपका क्या मेटल, लेकिन उसको तोड़ने के लिए उसकी पतली चादर ऊष्मा का तापमान अलग है। लेकिन वही बात हम करें लोहे की तो उसका तापमान अलग है। तो टेम्परेचर की वजह से तो ये वेरिएशन आपके पास आ रहा है। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं दृढ़ता या कठोरता की, यानी कि हार्डनेस की बात करते हैं। तो हार्डनेस हमने जैसे कि देखा कि लोहा एल्यूमिनियम सोना पीतल आदि कठोर होती है, इससे उन्हें काटना कठिन होता है या बहुत ही मजबूत होती है तथा अब उतने ऊपर काफी भारी वजन को भी सह सकती है। तो इसलिए आप देखेंगे जो भी हमें सामान खाना होता है भारी भारी, आप एरोप्लेन का एग्जांपल ले लीजिए ना, उसमें इतने सारे लोग बैठे हो कैसे उनका वजन उठा पा रहे हैं, क्योंकि वो मजबूत है। धातु के इसी गुण के कारण इनका प्रयोग भवन पुल और भारी मशीनों को बनाने में किया जाता है। लेकिन सोडियम व पोटेशियम धातु इतनी कॉमन होती है कि इन्हें पेन चाकू से काटा जा सकता है। यहाँ पर भी एक्सेप्शनल केसेस है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चैप्टर भी हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें बहुत सारी ब्रॉड नॉलेज मिल सके अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो यहाँ पर सोडियम और जो पोटेशियम है ये बहुत ज्यादा बुलाए हुए कि आप इन्हें चाकू या पेन से इन्हें काट सकते हैं। आगे बात करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की। तो सबसे पहले हमारी क्या है, धातु की जल से अभिक्रिया। कि कभी भी जब हम एक मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा कि जो आपका मेटल है वो बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 आपका अलग हो जाएगा। अतिक्रियाशील धातु जैसे सोडियम और पोटेशियम ठंडे जल से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। जब सोडियम के टुकड़े को ठंडे जल में डालते हैं तो एक विशेष प्रकार की फुसफुसाहट की आवाज आती है, साथ में इधर उधर घूमने लगता है तथा उसमें आग लग जाती है। सोडियम और जल के बीच अभिक्रिया होकर हाइड्रोजन गैस बनती है। तो इन दोनों के बीच में अभिक्रिया हुई तो क्या मिल गई आपको, हाइड्रोजन गैस मिली।
उसके बाद हम देखते हैं कि धातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया, अभी हमने कराई थी उनकी वाटर से, अब हम सिर्फ करा रहे हैं उनकी ऑक्सीजन से अभिक्रिया। धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपका Fe मीन्स आयरन, ठीक है, लोहा। अब आप इसे क्या करेंगे, जब इसे आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो ये क्या बना रहे हैं, ये आपका बना रहे हैं ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड। क्षारीय ऑक्साइड मीन्स बेसिक ऑक्साइड बना रहे हैं आपका यहाँ पे। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि तो जब किसी लोहे के टुकड़े को वायु में रख देते हैं तो कुछ समय बाद उस पर एक लाल भूरे रंग की पपड़ी जम जाती है, जिसे जंग कहते हैं, जो वास्तव में लोहे का ऑक्साइड होता है। इस प्रकार कॉपर का एक टुकड़ा वायु के संपर्क में आकर इसमें उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो ये जो चीज बन रही है कि जब भी हम किसी मेटल को अपने क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ऑक्साइड उसका रिजल्ट है। और जो ये ऑक्साइड है ये क्या है, ये फर्दर आपकी जंग है। आपने देखा होगा कि बारिश के मौसम में, क्योंकि जनरली तभी नमी ज्यादा होती है, वैसे तो नॉर्मली भी आप उसे वायु के कांटेक्ट में रखेंगे, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रखेंगे तो उसको जंग लगनी है। लेकिन बारिश के मौसम में जनरली ऐसा होता है कि जो आपके मेटल्स हैं उन पर क्या हो जाता है, पट्टी जम जाती है, उसको हम क्या कह रहे हैं, वो आपकी ऑक्साइड लेयर है। धातुओं की अम्लों से अभिक्रिया, अम्लों का मतलब होता है आपके एसिड। तो यहाँ पर हमारा एसिड हम कौन सा ले रहे हैं, एसिड। आप चाहे तो कोई और एसिड भी ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं, कोई और भी ले सकते हैं, हमने यहाँ पे HCl लिया है। अगर आप मैग्नीशियम के साथ HCl के रिएक्ट कराते हैं तो क्या होगा कि आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। अब क्वेश्चन यह है कि मैम यहाँ पर 2 क्यों लगाया, तो बच्चों बैलेंसिंग होती है, क्योंकि आपको आगे अपनी बड़ी क्लासेस में समझेंगे। अभी बस आप इतना समझिए कि जब हम किसी एक धातु को HCl यानी एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। धातु जैसे मैग्नीशियम, सोडियम, लोहा तथा जिंक हाइड्रोक्लोराइड अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कर धातु क्लोराइड या धातु के सल्फेट बनाते हैं हम, एवं इसके दौरान हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो देखिए यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बन रहा है, यहाँ पे इस तरीके से आपकी वो इक्वेशंस बनती है। अब हम बात करेंगे नॉन मेटल्स की, और नॉन मेटल्स में हमने क्या देखा कि जो आपकी मेटल्स नहीं वो क्या है, वो नॉन मेटल्स है। बहुत ही सीधी डेफिनेशन थी, बट बच्चों डेफिनेशन यही है। अब यहाँ पे देखिए कुल 22 तत्व हैं जो आधातु हैं, इनमें से 10 ठोस, 11 गैस, सिर्फ एक ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव है। यानी कि आपके पास जो मेटल्स थे वो टोटल 90 थे, ठीक है, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे अलग अलग थे। अब यहाँ पर आपके पास टोटल 22 तत्व है, उसमें से 10 तो आपके ठोस है यानी कि मजबूत है, 11 आपके गैस है, ठीक है, तो 10 और 11 21 हो गए, और एक आपका द्रव है वो भी रूम टेम्परेचर पर, जिसका नाम है ब्रोमीन। अब यहाँ पर हम बात करेंगे धातुओं के भौतिक गुण के बारे में, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या क्या है। धातुएं अधातुएं तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस में पाई जाती है, क्योंकि हमने देख लिया ऊपर कि आपके पास ठोस भी है, गैस भी है और द्रव भी है। अधातुएं आघात में वृद्धियां नहीं होती, क्योंकि हम उनकी चादर नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि वो अगर आप सोचिए कि अगर आपके पास एक लिक्विड आप उसकी चादर बनाएंगे कैसे, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी उसमें नहीं है। अर्थात इन्हें पीट कर पतली चादर नहीं बना सकती। फिर अगर उनकी चादर नहीं बनेगी तो उनके तार भी नहीं बनेंगे, तो तनिया भी नहीं है। अधातु सामान्यता विद्युत एवं ऊष्मा की उचालक होती है, हमें ऑलरेडी पता है, तो इसका मतलब वो अपने अंदर से ना तो विद्युत को ट्रैवल करने देंगी और ना ही वो अपने अंदर से ऊष्मा को ट्रैवल करने देंगी। अधातुएं भंगुर होती है, अर्थात इन पर चोट मारने पर ये टुकड़ों में टूट जाती है। कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि धातु पे, आप सोचिए ऑक्सीजन पे आप हथौड़ा मार रहे हैं, तो टूट जाएगा, नॉट पॉसिबल, वो हो ही नहीं सकता। अधिकतर आधातुएं कमरे के ताप पर गैस होती है, अतः इनका घनत्व कम होता है। सिर्फ आपकी एक ही ऐसी वो है जो रूम टेम्परेचर पर आपकी लिक्विड है, बाकी जो अधिकतर की बात करें तो कैसी होती है, गैस होती है, बहुत कम है जो ठोस होगी, ठीक है। आगे चलते हैं और अब आधातुओं की रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या है नॉन मेटल्स की। आधातुओं की क्लोरीन से अभिक्रिया, अब हम यहाँ पर नॉन मेटल्स का रिएक्शन करवा रहे हैं क्लोरीन के साथ। तो आप देखेंगे कि जब एक वो आपके नॉन मेटल का क्लोरीन के साथ रिएक्शन होता है तो क्या बना देता है, वो हाइड्रो क्लोराइड बना देता है, यानी कि आधातुएं क्लोरीन से क्रिया कर क्लोराइड बनाती है। यहाँ पर आप देखेंगे ये फॉस्फोरस से क्लोरीन है, तो इन्होंने फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड बना दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या फॉर्म होता है, क्लोराइड फॉर्म होता है। आधातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो हमने देखा कि जब हम सल्फर और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया कर उदासीन ऑक्साइड बनाती है। उदासीन मीन्स न्यूट्रल, ना तो एसिड है ना तो बेसिक है। इनमें से अधिकतर ऑक्साइड अम्लीय होते हैं जो नीले लिक्विड्स को लाल कर देते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपके ऑक्साइड्स हैं जनरली ने बताया गया कि वैसे तो ये कैटेगरी यहाँ न्यूट्रल है वैसे तो, लेकिन जनरली आप देखेंगे तो ज्यादातर ये आपके अम्लीय बन जाते हैं, और अम्लीय का हमें पता है कि नीले को किस में कन्वर्ट कर देगा, लाल लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देगा। कार्बन और ऑक्सीजन को करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा।
इसी प्रकार फॉस्फोरस अम्लीय ऑक्साइड जैसे कि P2O5 बनाता है। अब हम आधातुओं को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया देखेंगे तो ये क्या बनाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड बना देगा। तो आधातु में हाइड्रोजन के संयोजन से अलग अलग हाइड्राइड बनते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ये अमोनिया बन गया है, यहाँ पर देखेंगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया है। अब आधातु के लवण्य घोल के साथ अभिक्रिया, लवण्य घोल मीन्स सॉल्ट वाटर के साथ आपका रिएक्शन किया जाएगा। तो ये है सोडियम ब्रोमाइड और ये है आपका क्लोरीन, तो ये बन जाएगा सोडियम क्लोराइड और आपका ब्रोमीन ये अलग हट जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है, जब हमने पढ़ लिया मेटल्स पढ़ लिया, नॉन मेटल्स पढ़ लिया, इनका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लिए, तो बच्चों अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि सामान्य धातुओं के उपयोग, क्या हमारे पास जो सामान्य धातु है, जो हमारे मेटल्स हैं, उनके हमारे पास क्या क्या उपयोग है। तो सबसे पहले आपके पास आता है तांबा। तांबे का प्रयोग पीतल, ब्रास, कांसा, ब्रॉन्ज आदि मिश्र धातुओं को बनाने में किया जाता है। यानी कि जब तांबे के अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स को मिक्स करते हैं तो उसी से आपका पीतल और कांसा आपको मिलता है। विद्युत तार, केबल व घरेलू बर्तन आदि, तो आपने बर्तन भी देखे होंगे कॉपर के। तार के बारे में तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था, तो ये भी इनके यूज है। प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट व विद्युत लेपन में इसका प्रयोग किया जाता है। सिक्के आदि बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। संघ बंधक की तरह भी इसका प्रयोग रंगने में किया जाता है। तो इतने सारे हमारे पास इसके प्रयोग हैं, किसके, तांबे के। आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं लोहे की। तो लोहा जब आपके पास आएगा तो आप देखेंगे बहुत सारी मशीन्स लोहे से बनती है और बहुत सारा काम है जो आपका लोहे की कढ़ाई यानी कि बर्तन भी उससे आपके बनते हैं। अब आगे देख लेते हैं कि और क्या क्या चीजें हैं। लोहे का प्रयोग बड़ी संरचनाओं को बनाने में किया जाता है। लोहे से बनी सरियों को पत्थर की रोड़ी व सीमेंट के साथ मिलाकर बड़ी बड़ी इमारतें भी बनाई जाती हैं। मशीनें बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग पिन या सुई जैसी छोटी छोटी चीजें बनाने में भी किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम की बात करें तो सुबह सुबह आप अपना खाना फोल्ड करते हैं ना एल्यूमिनियम की शीट में, तो देखिए उसमें भी काम आ रहा है। तो उसके पास क्या है, एल्यूमिनियम के पास मेलेबिलिटी है, तभी तो पतली चादर में कन्वर्ट कर दिया है। एल्यूमिनियम उष्मा का एक अच्छा प्रवाह वर्तक होता है, अतः ऊंची इमारतों को ठंडा रखने के लिए उनके ऊपर की छत बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कार व पानी के जहाजों की बॉडी व अन्य भागों को बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग लोहे के खंभों को पेंट करने में किया जाता है। इसके दो उद्देश्य हैं, क्योंकि लोहे का जो होगा वो अगर वो ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आ जाएगा तो वो रस्टिंग कर लेगा। तो जब हम उसे एल्यूमिनियम की परत उस पर चढ़ा देते हैं तो क्या होता है कि रस्टिंग से वो आपका खंभा बच जाता है। इस पर हवा, जल व बहुत से रसायनों का प्रभाव नहीं पड़ता है, तभी तो कर रहे हैं। अगर उससे भी अगर प्रभाव होता तो उसमें भी रस्टिंग लगती, तो ये भी हमने देखा। खगोल शास्त्र संबंधी दूरबीनों में अवतल लेंस बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आजकल विद्युत तारों को बनाने में एल्यूमिनियम के तारों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये तांबे की तुलना में अधिक सस्ता होता है। हम हमेशा उस चीज को प्रेफर करते हैं जो कि सस्ती हो। तो अब आप देखेंगे तांबे के कंपैरिजन में जो आपका एल्यूमिनियम है उसके तार हमको सस्ते पड़ रहे हैं, तो आजकल इसके बनाए जा रहे हैं। फिर हम बात करते हैं मैग्नीशियम की। नाभ के रिएक्टर में न्यूट्रॉन के शोषण में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग डेरुल्यूमिन और मैग्नीशियम जैसी मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग आतिशबाजी में किया जाता है। मैग्नीशियम से ही आपकी आतिशबाजी होती है, क्योंकि ये जो होता है तो एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ज्वलनशील मिश्रण को गलाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ट्राइटेटियम और यूरेनियम जैसे धातुओं को निस्तारण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये जो दोनों आपके ये हैं, ये क्या होते हैं, ये थोड़े से मतलब रिएक्टिव आपके वो होते हैं, तो इनको निस्तारण यानी कि इनको कंपोज करने के लिए, इन्हें डिकम्पोज करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मैग्नीशियम का प्रयोग करते हैं। फिर आपके पास आता है जस्ता यानी कि जिंक, और जिंक के भी हमारे पास बहुत सारे यूज है। आप जिंक की कोटिंग भी करते हैं अपने आयरन खंभों पे, क्यों करते हैं, क्योंकि ये भी आपको रस्टिंग से बचाता है। इसका उपयोग शुष्क बैटरी के सेलों को बनाने में किया जाता है। युद्ध में धुएं का आवरण उत्पन्न करने में किया जाता है। पीतल धातु, जर्मन चांदी जैसे लाभदायक मिश्र धातु बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। सोने व चांदी के निस्तारण में इसका प्रयोग किया जाता है। दवाइयां, पेंट, डाई, आप देखेंगे जिंक फॉस्फेट ऐसे कर करके आते हैं ना, तो क्या है जिंक, ये बहुत सारी आपकी दवाइयों में भी यूज किए जाते हैं। फेस पाउडर बनाने में भी इनका चूर्ण इस्तेमाल होता है। जस्ता पाउडर व जिंक अगलगम का प्रयोग कारखाने व प्रयोगशाला में अपचायक की तरह होता है। पेंट व दवाइयों में जिंक ऑक्साइड के रूप में जस्ते का सर्वाधिक प्रयोग होता है। यानी कि आप देख रहे हैं कि जो आपके मेटल्स हैं उनका मेडिसिनल यूज भी कितना ज्यादा है। फिर हम बात करते हैं सोडियम का। तो सोडियम का सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि आपके नमक में सोडियम है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड ही उसका फॉर्मूला है। वाष्प के रूप में इसका प्रयोग विद्युत बल्बों में किया जाता है। इसका प्रयोग कार्बनिक रसायनों में प्रयोगशाला में किया जा रहा है। और अब अमलगम बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, जो कि एक अभिकर्मक के रूप में कार्य करता है। उसके बाद आपके पास आता है सीसा यानी कि लेड। तो पानी की पाइपों, सिंक, विद्युत व टेलीफोन की केबल के कवर बनाने तथा लेड सिड संचायक बैटरियों को बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। शीशे व सबसे अधिक उपयोग मिश्र धातुओं में भी इसका प्रयोग किया जाता है।
अब ये तो हमने जो सारी बातें करी हैं, ये हमने करी है धातुओं के बेनिफिट्स की, धातुओं के प्रयोग की। अब हम बात करेंगे सामान्य अधातुओं के उपयोग की। तो यूज ऑफ नॉन मेटल्स, क्लोरीन, पीने के पानी में जीवाणुओं को मारने के लिए क्लोरीन डाली जाती है। तो क्या होता है कि जो आपके जीवाणु है वो क्लोरीन की प्रेजेंस में मर जाते हैं, तो पीने के पानी को साफ करने के लिए उसमें क्लोरीन की गोलियां डाली जाती हैं। कागज उद्योग में लकड़ी के गूदे का विरंजन करने, रंग हटाने तथा कपड़ा उद्योग में सूती वस्त्र व लिनन वस्त्रों का विरंजन करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आपके पास आ गया है सल्फर। रबड़ से जुड़े उद्योगों में रबड़ को कठोर अथवा वल्कनित करने के लिए सल्फर का प्रयोग किया जाता है। त्वचा के लिए मरहम बनाने में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है सल्फर का। आपने ना एक बार जो आपके घर में दवाइयां आती हैं, आपके घर में क्रीम्स वगैरह आती हैं, पढ़े उनके इंग्रेडिएंट्स देखिएगा, यही सारी चीजें होती हैं और कुछ अलग उसमें नहीं होता है। इसका उपयोग गन पाउडर, सल्फर डाइऑक्साइड, माचिस तथा कीटनाशक स्प्रे बनाने में भी किया जाता है। उसके बाद आता है आपका हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन एक गैस है, उसके बहुत सारे यूज है। इसका प्रयोग कमरे में विस्फोटक या ज्वलनशील पदार्थ को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। ये ईंधन के जलने व भोजन के ऑक्सीकरण को नियंत्रित करता है। इसका उर्वरक व विस्फोटक उद्योगों में कच्चे माल की तरह भी प्रयोग किया जाता है। विद्युत बल्बों के तंतु को ऑक्सीकरण को रोककर उसकी आयु बढ़ाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। फिर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो सबसे पहले तो ऑक्सीजन हमें चाहिए क्योंकि हमें सांस लेनी है और ऑक्सीजन सांस ही दे रही है हमें। तो सबसे पहले यहाँ पर है, ये हमारी ऑक्सीजन है। ऑक्सी हाइड्रोजन व ऑक्सी एसोटिलीन टॉर्च में उच्च ताप के उत्पादन को ये संभव बनाता है। ये मानव जीवन को बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। ये ईंधन के जलने के लिए, अगर आपको कहीं आग लगानी है, कोई चीज हम सुबह गैस भी चला रहे हैं, तो अगर हमारे आसपास ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो नहीं जलेगी। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही आग लगती है। निमोनिया व फेफड़ों संबंधी रोगों से ग्रसित रोगियों को उपचार के लिए भी ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत होती है। उसके बाद हम बात करेंगे फास्फोरस की। इसके उपयोग से धुएं के बम बनाए जाते हैं जो कि युद्ध के समय धुएं का आवरण करते हैं। तो बच्चों ये सारे ना क्या दिए हुए हैं, ये हमें वो दिए हुए हैं, उपयोग दिए हुए हैं, इनके बेनिफिट्स दिए हुए हैं। आप इन्हें पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी। लाल फास्फोरस से माचिस को रगड़ने वाला भाग बनाया जाता है। तो जो आपका लाल फास्फोरस है, आप अपने माचिस को देखेंगे तो जो उसका रबिंग पार्ट है वो किससे बना हुआ है, फास्फोरस से बना है। सुपर फॉस्फेट बनाने में इसका प्रयोग होता है, जिसका प्रयोग एक उर्वरक के रूप में किया जाता है। फिर हम बात करें ब्रोमीन की, जो कि आपके रूम टेम्परेचर पर कैसा था, ठोस था, ठीक है। तो फोटोग्राफिक प्लेटों व फिल्मों पर सिल्वर ब्रोमाइड का लेप किया जाता है। गोदामों में कीड़े व अन्य हानिकारक जीवों को मारने के लिए इथाइलिन डाइब्रोमाइड नामक यौगिक का प्रयोग एक घूमक के रूप में किया जाता है। उसके बाद आपके पास हाइड्रोजन, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर आपके पास आता है सिलिकॉन। इसका प्रयोग सिलिकॉन की बहुलक बनाने में किया जाता है, जो कि उष्मा प्रतिरोधी व जल प्रत्याशी होते हैं। सिलिकॉन सिलिका का एक यौगिक का प्रयोग कांच व सीमेंट बनाने में किया जाता है। यानी कि सिलिकॉन को हम किसको यूज कर रहे हैं बनाने के लिए, कांच को और सीमेंट को बनाने के लिए। सिलिकॉन सोडियम से सिलिकेट्स के यौगिक का उपयोग अंडों को सुरक्षित रखने के लिए व सिलिका गार्डन बनाने में भी किया जाता है। शुद्ध सिलिकॉन का प्रयोग सोलर सेल, ट्रांजिस्टर व कंप्यूटर चिप बनाने में भी किया जाता है। कि सिलिकॉन की चिप है, ये ऐसे वर्ड्स आपने सुने होंगे। तो ये क्या है कि इनका सबका प्रयोग इस तरीके से होता है। और इसके साथ ही आपका ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। तो जब हम बात कर रहे थे इस चैप्टर की शुरुआत की कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में पढ़ने वाला है ही क्या, और देखते ही देखते हमने इतना कुछ पढ़ लिया और हमें क्लैरिटी भी मिली कि हाँ ये हमारे मेटल्स है, ये हमारे नॉन मेटल्स है। मेटल्स हमारे पास 90 होते हैं, नॉन मेटल्स हमारे पास 22 होते हैं। 22 में भी हमने फर्दर क्लासिफिकेशन देखी कि 10, 11 और 1 की क्लासिफिकेशन दी है। 10 वो जो ठोस है, 11 जो गैस है और 1 जो रूम टेम्परेचर पर क्या है, द्रव है, ठीक है। तो हमने ये सब चीजें देखी। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आपको चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए इस चैप्टर का रिवीजन अच्छी तरीके से करते रहिए। बाय बाय बच्चों। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप लोगों को इस अध्याय के माध्यम से अब धातु और अधातु क्या होता है ये तो समझ में आ गया होगा। दोनों के बीच में क्या अंतर है ये भी अच्छे से समझ में आ गया है। तो बच्चों चलिए अब मैं मिलती हूँ आप सभी लोगों से हमारी अन्य विज्ञान की कक्षा में एक नए अध्याय के साथ।